हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। इस लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ को पढ़ चुके थे। अब हम इसके वेक्टर फॉर्म की स्टडी करेंगे। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को पूछा गया है। तो कंसिडर करिए कि एक हमारे पास पॉजिटिव Q1 चार्ज है यहाँ पे और पॉजिटिव Q2 चार्ज यहाँ पे है। तो दोनों के बीच की जो फोर्स, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है तो सेंटर टू सेंटर होगी आपके पास, और देख रहे हैं कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो मान लेते हैं कि ये फोर्स इधर अप्लाइड होगी और ये वाली फोर्स इस साइड में जाएगी। तो ये फर्स्ट चार्ज पे आपके पास फोर्स अप्लाइड हो रही है, तो इसको हम लिख देते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस तरह से हम नोटेशन देते हैं। और इसमें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगी आपके पास। अब हमें इसका डायरेक्शन बताना होगा, ठीक है। तो क्लियर है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। इस फोर्स 1 ड्यू टू 2 का डायरेक्शन इस साइड में है कि 1 पे 2 के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है जिसका डायरेक्शन ये साइड में है, ठीक है। अब इसको हम मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि R मॉडुलस इसका मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर फॉर्म में आपको क्लियर है कि हम चीज़ लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पे। जैसे कि अगर आपके पास कहीं ए बी वेक्टर लिखा हुआ है तो क्या होता है, ये होता है पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए होता है, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि फाइनल Q1 है और फाइनल यहाँ पे आपके पास AQ2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर पोजीशन को, ठीक है। इसी प्रकार से जो फोर्स ऑन 2 लग रही है ड्यू टू 1, वो फोर्स जनरेट कहाँ से हो रही है, वो इधर से आ रही है क्योंकि सेकंड वाले पे 1 के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है। तो इसको भी अगर आप देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगी R2 माइनस R1 आपके पास, ठीक है। बच्चों इसको कंफ्यूजन में ना रहे, अगर ये दोनों नेगेटिव आपके पास चार्ज पार्टिकल लिए जाएंगे तो सेम डायग्राम ड्रॉ होगा। कुछ बुकें अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर रही हैं, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक पॉजिटिव Q1 ले लिया, एक नेगेटिव Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, तब आपके पास जो फोर्स होगी वो इंटरनली हो क्योंकि अट्रैक्शन होगा, तो इंटरनल फोर्स हमारे पास यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अट्रैक्शन है तो इस पे इस तरफ होगा और इस पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी आपके पास है। ये मान लेते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है और ये मान लेते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका डायग्राम बना के इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपने पढ़ा था कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो आपको डायरेक्शन बताता है। क्योंकि हम इसे वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सपोज करिए अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा K Q1 Q2 और नीचे हम ले लेते हैं R मॉडुलस का स्क्वायर, और हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो मान लीजिए R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर के रूप में यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसको आप आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं कि Q1 Q2 R मॉडुलस का स्क्वायर, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको आगे और इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं तब K Q1 Q2 और ये हो जाएगा आपके पास R1 माइनस R2 का मॉडुलस का स्क्वायर और यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का
मॉडुलस। इसको अगर पूरे को लिखें तो आप लिख सकते हैं कि Q1 Q2 R1 माइनस R2 और नीचे हो जाएगा R1 माइनस R2 का मॉडुलस का क्यूब आपके पास। तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो गई। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगी आपके पास K Q1 Q2 ऊपर हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में और नीचे हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब आपके पास। तो इस प्रकार से अगर एग्जामिनेशन में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पूछे तो आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। चलते हैं जरा देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लिमिटेशंस की स्टडी करते हैं तो सबसे पहला तो लिमिटेशन हमारे पास क्लियर है कि कूलम्स लॉ applicable only for point charges। ये पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल होता है, ये एक्सटेंडेड चार्जेस पे अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे तो एप्लीकेबल होगा, अगर एक्सटेंडेड चार्जेस की तरह मतलब बड़े चार्जेस की तरफ अगर एक्सपेंड होंगे तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन है कि डज नॉट अप्लाई एप्लीकेबल ऑन द चार्जेस इन मोशन। मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस अगर मोशन में भी हैं तो एप्लीकेबल नहीं करेगा। इसमें डेफिनेटली है कि वन ऑफ देम इज इन रेस्ट एंड अदर इज इन मोशन, अदर इज इन मोशन। इतने पे है तो एप्लीकेबल करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर उनमें से एक भी रुका हुआ है और एक मोशन में है तो कूलम्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारे पास 2 लिमिटेशंस हैं कि कूलम्स लॉ डजंट अप्लाई फॉर पॉइंट चार्जेस एंड सेकंड है कूलम्स लॉ डज नॉट एप्लीकेबल फॉर द चार्जेस आर इन द मोशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या है। कंसिडर करिए इसमें कंडीशन क्या है कि मान लो कि कोई चार्ज है Q0 और आपने इससे कुछ दूरी पे एक Q1 चार्ज पार्टिकल को रखा है जिससे डिस्टेंस R1 है। तो दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रही है वो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे एक Q2 रखते हैं जिससे डिस्टेंस R2 है, इसी प्रकार से एक यहाँ पे हम Q3 रख दें जिससे डिस्टेंस R3 है, इसी प्रकार से एक Q1 चार्ज पार्टिकल रख दें जिससे डिस्टेंस Rn है। तो अब इस Q0 पार्टिकल्स पे कितना नेट चार्ज, कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, इसको हम कैसे बताएंगे। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर हमें निकालना है फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू द n नंबर पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होगा कि फोर्सेस ऑन 0 चार्ज ड्यू टू द 1, फोर्सेस ऑन 0 चार्ज ड्यू टू द 2, फोर्सेस ऑन 0 चार्ज ड्यू टू द 3 एंड सो ऑन, फोर्स ऑन 0 चार्ज ड्यू टू द n। और ये वेक्टर सम ऑफ होगा ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो अगर आप इसको डेफिनेशन में लिखना चाहेंगे तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं
कि in a system of n charges, ठीक है, the net force on any one of the charge is equal to the vector sum of force due to all remaining charges। मतलब एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है उस सभी पे शेष जो फोर्स हो रही है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लास हुआ। अब इसके पर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हमको दो टॉपिक पे देखने हैं, एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, तीसरा हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का प्रिंसिपल, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिकों पे हम अपना न्यूमेरिकल्स देखते हैं बेटा। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। चार्ज आपके पास गिवन है कि 1 कूलम है और आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास। तो आप जानते हैं फॉर्मूला है Q = N आप अप्लाई करेंगे। तो Q तो क्लियर है कि 1 कूलम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल इज 1.6 × 10⁻19। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/1.6 × 10⁻19 आपके पास, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10/16 × 10⁻19 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट कर लिए 5 टाइम, ये 8 टाइम्स और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 1 कूलम्स ऑफ चार्ज में, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन ये है कि हमको पता लगाना है कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg, तो वो हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 9.1 × 10⁻31 kg। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 750/91 × 10⁻31। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास। तब आप चार्ज निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज हो जाएगा आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस Q = N। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 750/91 × 10⁻31 into इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 1.33 × 10⁻13 कूलम ऑफ चार्ज हो जाएगा बस। चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। तो अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि हमारे पास अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल हमारे पास कि कैलकुलेट the total positive or negative charge on 3 point
3.11 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, हमें निकालना है कि 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर में कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखें, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, बेसिकली आपको मास ऑफ कॉपर दे रखा है कि 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर है। तो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे या उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने एटम्स हैं, तो पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इतने मास में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर, एंड दैट्स इक्वल टू 3.11 डिवाइडेड बाय 63.5। क्या होता है? ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो आप जानते हैं कि 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 एटम्स होता है। तो इतने मोल में कितने होंगे? 3.11 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 6.023 × 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे हमारे पास। और इतने एटम्स हैं तो अब इस पर हम चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास Q = NE के अकॉर्डिंगली N हो जाएगा आपके पास 3.11 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 6.023 × 10⁻23 इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यह अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 1.37 × 10⁵ कूलम। इतना आपके पास चार्ज हो गया। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं कूलम्स लॉ पे। न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पे हमें न्यूमेरिकल देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन separated by 5.12 × 10⁻15 मीटर। हमें पता लगाना कि फोर्स क्या है बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन पे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम से बिलोंग करता है। ठीक है ना, इसका 2 एटॉमिक नंबर होता है, 4 आपके पास मास नंबर होता है। अब प्रोटॉन पे एक सिंगल चार्ज हो गया है। तो आपको साफ दिख रहा है कि इस पे जो चार्ज होगा, यूँ देखें तो ट्वाइस ऑफ ई अल्फा पार्टिकल पे होगा और ई इसके ऊपर होगा आपके पास। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है 5.12 × 10⁻−15 मीटर। ठीक है, और ये कंसिडर किया जा रहा है कि जो स्पेस है वो एयर है। तो जरा हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। 2e and e 5.12 × 10⁻15। तो फोर्स हो जाएगी आपके पास K, Q1 is 2e, Q2 is e, 5.12 × 10⁻15 का होल स्क्वायर।
The value of k is 9 into 10 to the power 9, twice of 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 5.12 का होल स्क्वायर 10 to the power minus 30। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास आ जाएगा 17.6 न्यूटन। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन two charges placed 1 meter apart। दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनकी बीच की दूरी 1 मीटर अपार्ट है, तो स्मॉलेस्ट फोर्स क्या होगी उसके बीच में। सपोज करिए कि ये कंडीशन, एक दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गए, स्मॉलेस्ट फोर्स हमें निकालनी है, दो चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड 1 मीटर है। फोर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k हो गया 9 into 10 to the power 9 और e into e अपॉन 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर, तो 9 into 1.6 का होल स्क्वायर 10 to the power 9 into 10 to the power minus 38। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 2.29 into 10 to the power minus 28 न्यूटन आपके पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा बहुत डिपेंड कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ सेम साइज ए एंड बी, ईच कैरिंग अ चार्ज q and they are repel each other with a force F. A third metallic sphere C of same size but uncharged is successfully made it to touch the sphere A and B